said in 2013 that voter verifiable paper audit trail is important. Now that is the issue. We have been demanding, requesting, series of requests have gone. Please let us know the software in that VVPAT, number one. And number two, sir, it is no machine which has a microprocessor which will follow the command of the person, but it follows the command of the software. That is why we are demanding that VVPAT slip should not be dropped in the box. It should be given on a hand. Give it in the receipt. And we are quite happy with the EVM. दिग्विजय जी let him answer. एक मिनट मैं बंगाल पर भी आऊंगा. देखिए मैं क्या कह रहा हूं. Process of purification is a continuous process, number one. Number two, reforms is a continuous process. 2002 में जब इलेक्शन कमीशन ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया तो 2002 में वीवीपैट नहीं था, 2004 में नहीं था, बाद में वीवीपैट आया है. और वीवीपैट में भी कोई अगर कोई सुधार करने की जरूरत है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दें. नहीं, now I'm not going to. Jay, please, let us conclude. We are already running late. Please take this. The election commission decided that 5% of EVM and VVPAT result would be compared. 16,000 machines of VVPAT have been matched. Not a single mismatch has come out. अब आप ही बताइए कि आपके पोलिंग एजेंट जब ईवीएम को स्टार्ट करते हैं तो उस समय उसको एक बार चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां साइन करते हैं कि नहीं करते हैं. सारे दिन के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जब उसको हम सील करते हैं तो उस समय आप चेक करते हैं कि नहीं चेक करते हैं. चेक करने के बाद फिर उस पर आप साइन करते हैं कि नहीं करते हैं. तो आप पोलिंग एजेंट्स ये सब कुछ करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 10 स्टेट्स में 2009 में फॉर टैंपरिंग एक चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने दिया. नो वन कुड टैंपर विद देम, नो वन. उसी तरीके से 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ईवीएम उनके ऑफिस में 3 दिन तक रखा हुआ है एंड इनवाइटेड टू हैक देम. Sir, now I am not yielding because I am speaking facts. Please, hack them. me. They did not go. Nobody went there. उसी तरीके से ECI ने डिसाइड किया कि 2017 में इलेक्शंस वुड बी कंडक्टिंग ईवीएम्स विथ वीवीपैट और वो हम उसके साथ कर रहे हैं. अब ये जो हम कहते हैं कि हम आपके जमाने में क्या था, बैलेट बॉक्स, आप लोग वापस जाना चाहते हैं बैलेट बॉक्स पर, लाए भी आप ही. अब आप बैलेट बॉक्स पर वापस जाने की बात करते हैं. क्यों करते हैं? जिसके बारे में सुरेंद्र नागर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि कृपलानी के साथ बैलेट बॉक्स में क्या हुआ. हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के चुनाव में क्या हुआ, उसको भी हम छोड़ दें. तो ये जो हमारे बीडी टंडन जी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो उन्होंने जो अपने वक्तव्य में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, वो वहां क्या हुआ, और उसको भी छोड़ दीजिए. मैं तो बिहार के चुनाव देखता रहा हूं, कैसे बैलेट बॉक्स गायब होते थे और कैसे लाइटें बुझती थी और कैसे बॉक्स के बॉक्स गायब हो जाते थे. ये सब हमने देखा है. क्या हम उसी लालटेन एज में जाना चाहते हैं या हम डिजिटल इंडिया में जाना चाहते हैं? और इसीलिए ये जो बहाने हैं, कभी ईवीएम कभी वीवीपैट, मुझे लगता है कि इसमें से हमको निकलना चाहिए. और अभी तक मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, सिंस 2014 इलेक्शन कमीशन has not received
a single suggestion for electoral reforms from the Congress party. एक मिनट आगे मैं पढ़ रहा हूं आगे they went on ECI and held press conferences, but those were regarding the election disputes, not electoral reforms. आप करेक्ट कर दीजिएगा। आप यहाँ आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए। पर मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेसेस पर प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एक भी मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है। यह भी हमको स्पष्ट नहीं है। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, हमें अपने रास्ते सुधारने चाहिए। अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचपन में हमारे कुछ विद्यार्थी साथी होते थे, थोड़े पढ़ने में कमजोर होते थे, तो वो परीक्षा आने के पहले ही हल्ला करने लगते थे, ये टीचर हमारा विरोधी है, ये हमको मानता नहीं है, ये हमको फेल कर देगा। ये फिर जब एग्जामिनेशन होता था, क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था, हमको तो टाइम ही नहीं दिया गया, हमसे तो पेपर ही पहले ले लिया गया, हमें तो अंदर घुसने में भी एडमिट कार्ड फंसा दिया गया। ये सब देखा है ना हम लोगों ने, वो होता है कि नहीं होता है। आज हमारे फिसड्डी राजनीतिक पार्टी के दृष्टि से अब यही सारे बहाने ढूंढ रहे हैं। एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़। एक कहावत है, अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। और इसीलिए अगर हम इन सारी चीजों को देखें, अब आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों नहीं रखा। आपने जब से आजादी आई तब से 73 वर्ष तक तो आपके प्रधानमंत्री जी ही एक फाइल पर साइन करके इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे, एक इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे। पीएम वुड सेट द फाइल टू द प्रेसिडेंट और वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। और 1989 में ईसीआई में जब मल्टी मेंबर हुए, और वह भी इसलिए हुए मल्टी मेंबर क्योंकि आपके इलेक्शन कमिश्नर ने बात सुननी बंद कर दी, तो आपने मल्टी मेंबर कर दिया। चलो अच्छी बात है, आपने मल्टी मेंबर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, और वह कानून लंबी प्रक्रिया के बाद, और उसमें उस समय कहा गया कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप में तब तक काम चलेगा। और लंबे चर्चा के बाद 2023 में यह कानून बना। कब बना? 2023 में। कौन थे प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने कहा सीसी फुटेज 45 डेज में ही के बाद क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हो? 45 डेज के बाद बड़ा सिंपल सी बात है कि कोई भी इलेक्शन के बाद उसके लिए जिरह करने का, अपील करने का, उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का, उसकी अवधि रिजल्ट निकलने के 45 दिन बाद है, 45 दिन बाद तक है। 45 डेज के बाद आप किसी कोर्ट में किसी इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते, इलेक्शन पिटीशन को। जब आप चैलेंज नहीं कर सकते तो उसका रिकॉर्ड रखने का इलेक्शन कमीशन का क्या उद्देश्य है? लेकिन आपने ऐसा वातावरण बनाया, 45 डेज के बाद रिकॉर्ड नहीं रखना इलेक्शन कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ा कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है। जिस जिस जगह पर इलेक्शन पिटीशन होता है उसके रिकॉर्ड को सेव करना ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको वो पूरा करते हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाना, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा गया है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, it is an internal